हाय, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जो पैसे आपको दिवाली या अपने बर्थडे पे मिले थे, क्या आपको वो याद है? शायद वो पैसे अभी भी किसी ड्रॉर में रखे होंगे या फिर आपके पेरेंट्स ने उनको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया होगा। लेकिन एज अ यंग पर्सन आपको लगेगा इन पैसों को क्यों सेव करूं, इनसे क्या होगा? आज की वीडियो आपके इन सवालों का जवाब देगी। क्या होगा अगर आप इन पैसों को ग्रो कर सको? क्या आप अपनी फैमिली को स्मार्टर चॉइसेस लेने में हेल्प कर पाओगे? कितना अच्छा रहेगा, है कि नहीं? गेस व्हाट, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना दिखता है, और ये डेफिनेटली सिर्फ एडल्ट्स के लिए ही नहीं है। क्या आप वो टीन है जो इन्वेस्टिंग को लेकर क्यूरियस तो हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करा जाए? अगर ऐसा है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे टीन इन्वेस्टिंग के बेसिक्स के बारे में और उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे जिससे आपकी पॉकेट मनी पोटेंशियल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो सके। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले बात करते हैं एक फंडामेंटल पॉइंट की। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट ऑफ 1875, 18 ईयर्स से कम के लोगों को माइनर कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब है कि वो लॉ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अभी अडल्ट नहीं हैं। तो क्या 18 से कम के टीन्स इन्वेस्ट कर सकते हैं? डायरेक्टली नो, बट इसका भी एक तरीका है। आप इसको अपने पेरेंट्स या लीगल गार्डियंस के असिस्टेंस से कर सकते हैं। आसान भाषा में, जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते, आपके पेरेंट्स या गार्डियंस इन्वेस्ट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो सारे इन्वेस्टमेंट के मैटर्स में आपके बिहाफ पे एक्ट करेंगे। ओके, तो मैं आपको दो दोस्त रवि और सुरेश का एग्जाम्पल देती हूँ। रवि 18 साल की उम्र से इन्वेस्ट करने लगता है, जहाँ सुरेश 28 साल का होने तक वेट करता है। दोनों इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं रवि हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और सुरेश लेट स्टार्ट करने की वजह से हर महीने 7,000 रुपये डालता है। उन दोनों को हर साल 10% का रिटर्न मिलता है। क्या आपको पता है कि 35 साल की उम्र तक उनकी सेविंग्स में कितना अंतर होगा? रवि, जिसने 18 साल में स्टार्ट किया था, उसकी रिटर्न होगी 16,63,492 रुपीज़, और सुरेश, उसकी रिटर्न होगी 2,65,708 रुपीज़। काफ़ी बड़ा डिफरेंस है कि नहीं? इतना डिफरेंस आने की वजह है कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पेसिफिकली कि दोनों अपनी इन्वेस्टमेंट को कितना कंपाउंड होने देते हैं। रवि ने सुरेश से 10 साल पहले इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, तो उसके पैसों को ग्रो होने के लिए ज़्यादा टाइम मिला था। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा, मैं आपको जल्दी सेविंग स्टार्ट करने की इंपॉर्टेंस बता देती हूँ। इट बिल्ड्स गुड हैबिट्स। जल्दी स्टार्ट करने से आपको सेविंग करने की आदत पड़ जाती है, वो आपकी हैबिट बन जाती है, और इस हैबिट की वजह से आप ज़्यादा पैसे बचा पाओगे, जिसका मतलब है फ्यूचर में आपको ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलेंगे। ऑनेस्टली, मैंने काफ़ी अर्ली स्टार्ट किया था। आई यूज्ड टू सेव माई पॉकेट मनी। सेकेंड इज टाइम टू रिकवर। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स में कोई लॉस भी हो जाता है, तो जल्दी स्टार्ट करने की वजह से आपको उसे रिकवर करने का टाइम मिल जाता है, इसलिए ये कम स्ट्रेसफुल भी होता है। थर्ड इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, कंपाउंडिंग जादू की तरह है। आपके पैसे अपने आप बढ़ते हैं। जब आप जल्दी स्टार्ट करते हैं तो ये ग्रोथ टाइम के साथ साथ बड़ी होती रहती है। इसी वजह से रवि ने सुरेश से ज़्यादा पैसे कमाए। फोर्थ इज अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम। यंग एज में इन्वेस्ट करने से आप अपनी यंगर एज में ही फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को पैसों की चिंता करे बिना इंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेफ्टी नेट। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, ये तो सब जानते हैं। अगर किसी इमरजेंसी में आपको पैसों की नीड हो, तो अर्ली इन्वेस्टमेंट्स आपका सेफ्टी नेट बन सकते हैं। द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग। हमने अर्ली इन्वेस्टिंग के एडवांटेजेस तो देख लिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम इसके साथ आने वाले चैलेंजेस को भी समझें। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अपने पैसों को ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन से कहीं पर लगाना, लेकिन दूसरी चीज़ों की तरह इसके भी कोई गारंटी नहीं होती है। हर इन्वेस्टमेंट का अपना एक अलग लेवल का रिस्क होता है। तो ये हैं कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग। रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड। जनरली जो इन्वेस्टमेंट्स आपको पोटेंशियली हायर रिटर्न्स देते हैं, उनका रिस्क भी हाई होता है। सेकेंड इज नो योरसेल्फ। सब लोग किसी एक लेवल के रिस्क के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों को एडवेंचर पसंद होता है और कुछ लोगों को सेफ्टी। इन्वेस्टमेंट्स के केस में भी ऐसा ही कुछ होता है।
आपको समझना पड़ेगा कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं। इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एक बेस्ट वे है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एवेन्यूज में स्प्रेड करना। अगर एक इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं गया तो ये हो सकता है दूसरा काम कर जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले हमेशा किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से कंसल्ट या फिर खुद से थरो रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता है आप स्टार्ट करने के लिए एक्साइटेड हैं, बट एज अ माइनर आपको कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए उनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट इज अपॉइंटिंग अ गार्डियन। जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो माइनर अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते हैं, इसलिए उनको एक गार्डियन की ज़रूरत होती है। काफ़ी सिचुएशंस में पेरेंट्स ही नेचुरल गार्डियंस की तरह एक्ट करते हैं। हाउएवर कुछ केसेस में कोर्ट्स किसी को अपॉइंट करते हैं। सेकेंड इज डॉक्यूमेंट्स फॉर एज प्रूफ। माइनर की एज का प्रूफ देना पड़ता है, इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज स्टैब्लिशिंग द गार्डियन रिलेशनशिप। एक माइनर और उसके गार्डियन के बीच के रिलेशनशिप को प्रूव करना भी जरूरी होता है। उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जिसमें आपके पेरेंट्स का नेम मेंशन होता है वो भी लगाया जा सकता है। जहां पर लीगल गार्डियन इन्वॉल्व होता है वहां कोर्ट का ऑर्डर जरूरी होता है। नेक्स्ट इज एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बाय द गार्डियन। गार्डियन को भी कुछ डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत होती है। इसमें मेनली आते हैं आपके बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड और केवाईसी यानी कि नो योर क्लाइंट प्रोसेस एज पर द सेबी रेगुलेशंस। नेक्स्ट इज हैंडलिंग मनी। इवन दो इन्वेस्टमेंट्स को गार्डियन मैनेज करता है, उसकी ओनरशिप माइनर के पास ही रहती है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी पेमेंट्स गार्डियन के बैंक अकाउंट से ही होती हैं। नेक्स्ट इज अकाउंट डिटेल्स। अकाउंट माइनर के नाम पर ही होता है, ये जॉइंट अकाउंट नहीं होता और आप कोई नॉमिनीज भी असाइन नहीं कर सकते। लेकिन जब माइनर 18 साल का हो जाता है तो फिर क्या होगा? अपडेट डॉक्यूमेंट्स। अब आपको अपना पैन प्रोवाइड करना पड़ता है और केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट इज सिग्नेचर चेंज। बैंक अब न्यू एडल्ट के सिग्नेचर को अटेस्ट करता है जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में गार्डियन के सिग्नेचर को रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट इज हैंडलिंग द अकाउंट। जब माइनर एडल्ट हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट पहले की तरह ही ऑपरेट नहीं किया जा सकता। सारे फ्यूचर ट्रांजैक्शंस अब वो यंग एडल्ट ही हैंडल करता है। ये हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। टैक्सेस एंड गेन्स। इन इन्वेस्टमेंट से जो भी कैपिटल गेन होता है उसको टैक्स पर्पसेस के लिए पेरेंट या गार्डियन की इनकम के साथ क्लब किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इस इनकम पर टैक्स गार्डियन के टैक्स के स्लैब के हिसाब से ही पे होता है। चेंजिंग अ गार्डियन। कुछ केसेस में गार्डियन चेंज हो सकता है तो उसके लिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी और कोर्ट ऑर्डर जिसमें न्यू गार्डियन अपॉइंट किया गया हो। अगर आप 18 या 19 साल के हैं तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की और जानकारी चाहिए तो हमने उसकी भी डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। उस पर एक लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करिए, वीडियो को देख सकते हैं। हाउएवर अगर आपकी एज 18 ईयर्स से कम है तो पहले डिस्कस किए गए स्टेप्स के अलावा ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। डीमैट अकाउंट फॉर माइनर्स। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। आप एक 3-in-1 अकाउंट खुलवा सकते हैं जो माइनर के नेम में बैंक, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट का कॉम्बिनेशन होता है। हाउएवर ये अकाउंट गार्डियन ही ऑपरेट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट लिमिटेशंस। माइनर्स केवल इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग, इक्विटी डेरिवेटिव्स या करेंसी डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और माइनर्स किसी भी डीमैट अकाउंट में जॉइंट होल्डर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड्स। अगर आप एक माइनर हैं तो ये पहले बताए गए स्टेप्स के अलावा म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। प्रूफ ऑफ एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या रिनाउंड बोर्ड्स जैसे कि अलग अलग स्टेट्स के हायर सेकेंडरी बोर्ड, ICSE, CBSE एटसेट्रा से मिली मार्कशीट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी प्रूफ। माइनर के पासपोर्ट की अटेस्टेड कॉपी या अगर पासपोर्ट नहीं है तो कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट जिसमें माइनर की डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड हो। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये डॉक्यूमेंट्स किसी ट्रस्टेड फिगर जैसे कि नोटरी पब्लिक, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी कि JMFC या फिर गैजेटेड ऑफिसर से भी अटेस्टेड कराई गई हो। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। अगर आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जैसे कि SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान या फिर STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के लिए ऑप्ट करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि ये तब तक ही चलेंगे जब तक माइनर 18 साल का नहीं हो जाता। इवन उसका मैंडेट ज़्यादा टाइम के लिए है।
गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये वेल्थ और स्टेबिलिटी का एक सिंबल है। और अब टेक्नोलॉजी में राइज की वजह से डिजिटल गोल्ड काफ़ी अटेंशन में आया है, स्पेशली फॉर द यूथ। इनफैक्ट 18 से 24 साल के लोगों में 15% ऐसे हैं जिन्होंने डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट प्रोसेस के बारे में नहीं जानते तो ये हैं कुछ ऑप्शंस। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी कि SGBs। अगर आप एक माइनर हैं तब भी आप SGBs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शंस की तरह इसमें भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए गार्डियन की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट इज गोल्ड रश प्लेटफॉर्म। माइनर्स के लिए दूसरा ऑप्शन है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म गोल्ड रश के थ्रू डिजिटल गोल्ड में एनरोल करना। ये सिंपल, डिजिटल और ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट इज सुकन्या समृद्धि अकाउंट यानी कि SSY। तो SSY क्या होता है? ये एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग्स प्लान है जो एक्सक्लूसिवली गर्ल चाइल्ड के लिए डिज़ाइन किया गया है। पेरेंट्स, अगर आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है तो आप उसके लिए एक SSY अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी स्टार्ट करिए और अकाउंट खुलने के 15 साल तक उसमें डिपॉजिट्स करिए। इसकी मेच्योरिटी अकाउंट खुलने के 21 साल बाद होती है या 18 साल की होने के बाद उस लड़की की शादी के टाइम पे। इस पर 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है कंपाउंडेड ईयरली। तो आप अपनी बच्ची का फ्यूचर केवल 250 रुपये पर ईयर से सिक्योर कर सकते हैं। आप इसमें हर साल 1.5 लाख रुपीस तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको SSY के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि NSC ऑफर्ड बाय इंडिया पोस्ट। NSC एक सेविंग स्कीम है जहां आप माइनर के नेम में इन्वेस्ट कर सकते हो। एज अ 1 जुलाई 2023 इस पर हर साल 7.7% इंटरेस्ट रेट मिलता है। 5 साल के फिक्स्ड टेन्योर के साथ इसकी मेच्योरिटी पर आपको एक साइजेबल अमाउंट मिलता है। इसका मिनिमम अमाउंट स्टार्ट होता है केवल 1000 रुपये से और इस इन्वेस्टमेंट पे कोई अपर लिमिट नहीं होती है। ऑल्सो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी NSC पर लोन भी ले सकते हैं। और इसके साथ आज के वीडियो को यही एंड करते हैं। आज जो भी हमने डिस्कस किया वो एक बहुत बड़ी चीज़ का छोटा सा पार्ट है। ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप डिस्कवर और लेवरेज कर सकते हैं। अगर आपको आज डिस्कस किए गए टॉपिक्स में से किसी पर भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप उन पर क्लिक करके उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो फॉर ऑल द टीनेजर्स वॉचिंग, आपका पहला स्टेप होना चाहिए बेसिक नॉलेज गेन करना। एंड टू द पेरेंट्स आउट देयर, पैसों से रिलेटेड बैरियर्स और मिसकंसेप्शंस को दूर करिए। बच्चों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट समझाकर हम उनको सक्सेसफुल और फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ्स अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। चलिए आपसे जानते हैं आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पसंद आया और क्यों। इन्वेस्ट करने के लिए आपका मोटिवेशन क्या है? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.